और सीधे चलते हैं देवरिया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि आखिर यहां पर चल क्या कुछ रहा है। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि देवरिया पहुंचे हुए हैं, और देवरिया पहुंचने के बाद क्या कुछ हुआ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देवरिया में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं देवरिया और बैठक कर रहे हैं लगातार। देवरिया से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं देवरिया से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। लगातार पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चल क्या कुछ रहा है। और इसी कड़ी में आज देवरिया पहुंचे हुए हैं। हर अलग अलग ज़िलों में जाकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। संतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे तो क्या कुछ हुआ, क्या कुछ देखने को मिला? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पहुंचने के साथ सबसे पहले कलेक्ट्रेट स्थित कोविड कंट्रोल कमांड रूम पहुंचे। वहां उन्होंने निरीक्षण किया, संबंधित मातहतों को दिशा निर्देश दिए। साथ में मुख्यमंत्री के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मत्स्य राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद, जनपद के प्रभारी मंत्री श्रीराम चौहान, वहीं जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी शिव सरापा, सभी लोग मौजूद रहे। वहां सीधे मुख्यमंत्री महिला HCH विंग गए, जहां L2 लेवल का कोविड-19 का हॉस्पिटल बनाया गया है। वहां उन्होंने मातहतों को निर्देश दिया, सभी चीजों का निरीक्षण किया। वहां सीधे मझगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए कतरारी गांव पहुंचे, जहां निगरानी समिति के सदस्यों ANM, आशा कार्यकर्त्री व सुपरवाइजर से उन्होंने रूबरू होकर और सारी चीजों को जाना। वह दिशा निर्देश भी दिया कि कैसे गांव-गांव जा करके लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करना है। लोगों भी सामने आ रहे हैं। इस लड़ाई में देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपनी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने और जितनी बड़ी आबादी है उतनी ज्यादा हमारे सामने चुनौती भी थी। विशेषज्ञों ने तमाम प्रकार की आशंकाएं भी व्यक्त की थी, लेकिन टीम वर्क और जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था प्रारंभ में ही कोरोना से लड़ने के लिए कि हमें ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस फार्मूले को अपनाना पड़ेगा। ट्रिपल टी के इस फार्मूले के आधार पर कोरोना के खिलाफ जो व्यापक अभियान चला, आज उसके अपेक्षित परिणाम हम सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश ने अब तक 4,77,00,000 से अधिक टेस्ट किए हैं। ये देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट है और उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में तमाम प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, और प्रदेश आज एक सुरक्षित स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। यूपी के बारे में कहा जाता था कि यहां स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। 15 मई तक 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होंगे। 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। आज 3,300 मात्र केस आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एक्टिव केस की संख्या जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थी, आज वह घटकर के मात्र 62,000 रह गई है। यानी एक अर्ली एंड एग्रेसिव जो कैंपेन स्टेट ने चलाया, गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में निगरानी समितियों को भेज करके
उनके माध्यम से मेडिसिन किट वितरित होना, अगले 24 घंटे के अंदर एंटीजन टेस्ट के माध्यम से हर एक लक्षण युक्त व्यक्ति का टेस्ट करना, यह कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ा। आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी 3 के आसपास रह गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर रिकवरी 95% से अधिक पहुंच गई है और लगातार इसमें सुधार है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड में ऑक्सीजन की क्राइसिस देखने को मिली थी। पहली बार हम आभारी हैं भारत सरकार के कि जिसमें पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे गए और हर व्यक्ति तक, हर हॉस्पिटल तक हम ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें, इसके लिए शासन और प्रशासन की टीम ने, जनप्रतिनिधियों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने पूरी मेहनत के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हर जनपद को आने वाले समय में ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के एक बड़े अभियान के साथ हम काम कर रहे हैं और उसमें हर जनपद को उसकी आवश्यकता के अनुरूप पहले ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रदेश में 20,000 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अब तक हम उपलब्ध कराए हैं और लगभग इतने ही नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोग उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट बने, मेडिकल कॉलेजेज में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंक वहां पर स्थापित हो, क्रायोजेनिक टैंक होते हैं जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर में ऑक्सीजन को वहां पे रखना पड़ता है। उनकी स्थापना की कार्रवाई चल रही है। तो हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएससीज में वहां पर हम लोगों के द्वारा एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन बनाने के जो संयंत्र हैं उनकी स्थापना के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस समय हम लोग 300 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल में लगा रहे हैं और देवरिया जनपद में भी यहाँ की टीम ने अच्छा काम किया है। सभी जनप्रतिनिधियों ने मेहनत किया है और यहाँ पर भी 4 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई चल रही है। यहाँ की पॉजिटिविटी रेट 3 के आसपास है, जो एक बार काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, वो 3 आसपास आ चुकी है और उसमें और भी गिरावट निरंतर देखी जा रही है। इसके साथ ही रिकवरी रेट अच्छी दिशा में यहां की बढ़ रही है। 93% से अधिक यहां की रिकवरी रेट है और इसमें और भी बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयास किए जाने हैं, इसके बारे में अभी मैंने यहां की समीक्षा बैठक ली है। समीक्षा के पीछे मेरा एक और उद्देश्य था कि कोरोना की 3rd वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अभी से हमारी तैयारी चलनी चाहिए। लेकिन साथ साथ बरसात का समय आ रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये जनपद मस्तिष्क ज्वर यानी इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है। इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर अपनी रणनीति बनाई है। हमने 3 वर्ष पहले भारत सरकार के सहयोग से गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 12 से 15 बेड के पीको और कुछ सीएससीज में भी मिनी पीको के निर्माण की कार्रवाई की थी, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई की थी और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे। इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़े को हम 95% तक रोकने में सफल हो गए थे। हम लोगों को वही रीति अपनानी है। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के जो सेंटर थे, सब सेंटर थे, आज तो हर जनपद में सैकड़ों की संख्या में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं और हमें घर घर जाकर के, जैसे हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ अभियान चला करके घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का काम किया था, ऐसे ही हम लोग हर जनपद में और खासतौर पर इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से भी संवेदनशील जनपद हैं उनमें भी और प्रदेश के हर जनपद में जहां पर 3rd वेव की आशंका से लोगों में थोड़ा भय है, हम लोग अभी से बच्चों के लिए मेडिसिन उपलब्ध करवा रहे हैं और मेडिसिन उपलब्ध कराने के बाद फिर किसी भी लक्षण युक्त व्यक्ति को पहले ही चरण में उसको दवा उपलब्ध करवाने के साथ उनकी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। तो हम लोग 3rd वेव को भी रोकेंगे और इंसेफ्लाइटिस
से होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम लोगों ने पिछले वर्ष तक ला करके जिस स्थिति में किया, उससे भी हम नीचे उसको लाने की दिशा में प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक पीकू का काम, पीकू पहले से यहाँ पे बना हुआ है, 15 बेडेड है। 20 बेडेड एक नया पीकू के निर्माण के लिए हमने अभी आदेश किया है, और एक नई सीएससी लार में, उसको भी एक पीडियाट्रिक आईसीयू के रूप में भी वहाँ एक मिनी पीकू के निर्माण के लिए मैंने अभी अपनी सहमति दी है कि यह कार्य यहाँ पे प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ जाए। हर हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गतिविधियों का केंद्र बने। वहां पे एंटीजन टेस्ट हो, वहां वैक्सीनेशन की कार्रवाई हो, वहां पे सामान्य जांच की सुविधा लोगों को मिले। इस कार्रवाई के साथ उसको जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है, और सभी जनप्रतिनिधियों से मैंने अपील की है वह कम से कम एक सीएससी या एक पीएससी को गोद लेकर के वहां की एक्टिविटीज के साथ जुड़े, जिससे हर व्यक्ति को हम बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा सकें। और इस दिशा में यह प्रयास प्रारंभ हुआ है। प्रदेश ने अब तक टेस्ट की कार्रवाई में भी एक लंबी छलांग लगाई। 1,81,00,000 लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं, जिसमें 13,65,000 से अधिक युवा हैं। 1 जून से हर जनपद में हम वैक्सीन देने की कार्रवाई 18 से 44 वर्ष की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को करने जा रहे हैं, और वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों को प्रेरित कर सकें। हर व्यक्ति टेस्ट कराने से कोई भागे ना, क्योंकि मैंने अभी गांव का दौरा भी किया था, और गांव में मैंने देखा है लोगों में कुछ संकोच है टेस्ट कराने से या वैक्सीन लेने से। मेरी आप सबसे अपील है, हम लोगों को प्रेरित करें। मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है लोगों को बताने के लिए। जिन लोगों ने, उनके गांव के आसपास जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, उनकी फोटो छाप करके आप उनका छोटा सा इंटरव्यू कि मैंने भी वैक्सीन ली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने भी वैक्सीन ली है और मैं कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित हूं। यानी एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। और इसीलिए वैक्सीन निःशुल्क राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी 18 से 44 को राज्य सरकार की मदद से, और 45 से ऊपर सभी लोगों को भारत सरकार की मदद से निःशुल्क वैक्सीन मिल रहे हैं। वैक्सीनेशन का जो अभियान हमारा 1 जून से 18 से 44 की उम्र के लोगों के लिए प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें हम लोगों ने कुछ और चीजें जोड़ने की व्यवस्था की है। एक, हर जनपद में कुछ ऐसे केंद्र बनाएंगे जो अभिभावक स्पेशल हो। 12 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को समय से वैक्सीन देना, जिससे ये कामकाजी वर्ग है, यह वर्ग सुरक्षित रहेगा तो उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो थर्ड वेव की आशंका बच्चों के प्रति व्यक्त की जा रही है, हम उन्हें वैक्सीन देकर के पहले ही सुरक्षित करेंगे। दूसरा, आने वाले समय में 12 से 18 के बीच की वैक्सीन भी आने वाली है। हम समय से उन बच्चों को वैक्सीन देकर के उनको भी सुरक्षित करेंगे। तीसरा, हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और उनके परिवार के लोगों के लिए, और दूसरा मीडिया के लिए भी एक अलग अलग बूथ बनाने के लिए, वैक्सीन के लिए बनाने के लिए कहा गया है। हम लोग कोरोना कर्फ्यू में हैं, हमने लॉकडाउन नहीं लगाया है। कोरोना कर्फ्यू में हमारे उद्योग चल रहे हैं, खेती बाड़ी का काम चल रहा है, राशन की दुकानें चल रही हैं। वे सामान्य गतिविधियां जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित हो सकती हैं, सब्जी मंडी का है, फल मंडी का है, सभी हमारी संचालित हो रही हैं। उन सबको संचालित करने की कार्रवाई की जा रही है, और मुझे विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ जो अभियान वर्तमान में चल रहा है, यह अभियान सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। आप सबका सहयोग इस मामले में विकसित है। आप सबसे भी अपील है, लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए हम प्रेरित करें। टेस्ट करवाने से न भागें, और वैक्सीन उनकी पारी आने पर वे वैक्सीन जरूर लें। यह उन्हें सुरक्षा कवच, उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। धन्यवाद।
तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि देवरिया पहुंचे हुए हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने पहले निरीक्षण किया है, अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और उसके बाद अपनी बात रखी है। कैमरे पर आकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही और अब तक क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं उत्तर प्रदेश की, वो गिनाते हुए कि वैक्सीन जो है करोड़ों लोगों को लगी है और उसके बाद 13 लाख के आसपास जो युवा हैं उनको अब तक वैक्सीन लग चुकी है और वैक्सीन लगवानी है हर किसी को, ये अगला टारगेट है। फिलहाल देवरिया पहुंचे हुए हैं। तीसरी लहर से बच्चों की सुरक्षा के लिए तैयारी की जा रही है। और लखनऊ से खबर आ रही है, कोविड के गठित टीम 9 को सीएम योगी ने यहां पर निर्देश दिए हैं। टीम 9 को निर्देश दिए हैं, कोरोना के खिलाफ ट्रिपल टी कारगर साबित, ट्रिपल टी के मंत्र से कोरोना को हराएंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्ट के रोज रिकॉर्ड बन रहे हैं। कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में सिर्फ 62,271 एक्टिव केस रह गए हैं। 26 दिनों में 20% मरीज कम हुए हैं। प्रदेश का रिकवरी दर बढ़कर 95.1% है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। और 24 घंटों में कोरोना के 3,371 केस मिले हैं। हर एक मरीज को पूरा इलाज मिले, मेडिकल कॉलेजों में जल्द पीक वार्ड बने और कोरोना मरीजों की सभी जरूरतें पूरी हों। जिलों में अभिभावक का स्पेशल बूथ बनाए जाएंगे। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तो ये सारी बातें कही गई हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपडेट क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इसी कड़ी में टीम 9 को निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 62,271 एक्टिव केस रह गए हैं प्रदेश में। 26 दिनों में 20% मरीज कम हुए हैं। प्रदेश का रिकवरी दर बढ़कर 95.1% है और 24 घंटों में कोरोना के 3,371 केस मिले हैं। हर एक मरीज को पूरा इलाज मिले, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। मेडिकल कॉलेजों में जल्द पीक वार्ड बने, ये बात कही गई है। कोरोना मरीजों की सभी जरूरतें पूरी हों। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोविड के लिए गठित की गई टीम 9 को निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए हैं। किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा मना रहा है कि काला दिवस, जगह जगह धरने प्रदर्शन कर काला दिवस मना रहे किसान। धरना प्रदर्शन स्थल पर बढ़ी महिला प्रदर्शनकारियों की तादाद, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। बॉर्डर पर महिला पुलिस बल को भी तैनात किया गया है और दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों की चौकसी कड़ी कर दी गई है। कहां कहां वो हम आपको बता देते हैं। संसद भवन, इंडिया गेट, पीएम हाउस की चौकड़ी बढ़ा दी गई है। किसानों के काला दिवस को 12 विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। तो सरकार का पुतला फूंका गया है, ये आप देख रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर है। हमने कोई 50,000 की भीड़ तो जुटाई थी। नहीं, बंगाल के चुनाव से ज्यादा तो भीड़ तो नहीं। किसान भाई हैं, उनकी सुरक्षा, आप लोग की सुरक्षा, हाँ, सब जुम्मे जितने लोग हैं वो भी तो संक्रमित हो सकते हैं। हाँ, नहीं तो जो प्रेस के लोग कहेंगे वो नहीं है। ये क्यों बैठे हैं? अगर सरकार को इतनी ज्यादा चिंता है तो ये कानून वापसी ले ले, हम अपना घर चले जाएंगे। सरकार को कानून छोटे लग। और गौरव यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव ज्यादा बातचीत करने के लिए। गौरव, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ तस्वीर है?
जी बिल्कुल, देखिए इस समय बॉर्डर पर जो लोग हैं वो एक बार फिर से कम हो गए हैं। ऊपर की साइड में कुछ लोग पहुंच गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई है। यहाँ पर मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आपको दिखाएंगे कि किसान अब किस तरीके से बैठे हुए हैं और जो आज का दिन है, क्योंकि 6 महीने आज पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को, और इस आंदोलन में काफ़ी उतार आए, काफ़ी चढ़ाव आए, और उस उतार चढ़ाव के बाद ये आंदोलन का स्वरूप रहा। आज जो यहाँ पे लोग हैं इनसे बात कर देते हैं। एक चीज़ बताइए कि आज किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे, और अब क्या नया रूप? आंदोलन चलता रहेगा। तो किसान 6 महीने हो गए थे, काला दिवस के नाम रूप में मनाया। अगर जब तक सरकार नहीं मानेगी आंदोलन जारी रहेगा, चलता रहेगा। मतलब आंदोलन चलता रहेगा। आखिर आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या, अगला पड़ाव क्या, किस तरफ ये आंदोलन जा रहा है? आप भी एक हठधर्मी पे बैठे हुए, सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। अब ऐसे में एक वैश्विक महामारी कोरोना जो चल रही है, अब इस वैश्विक महामारी में आपने मास्क नहीं लगा रखा है, यहाँ बैठे लोगों ने भी मास्क नहीं लगा रखा है, तो इससे यदि बीमारी फैल जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? नहीं, मास्क को लगा रखा उतर जाता है। यहाँ हमारा गांव जैसा हो गया है। अपने घर में बैठेंगे थोड़ी मास्क लगाओगे, अपने घर में बैठे हैं, बाहर को जाएंगे तो लगा लेंगे। और रही बात महामारी की, महामारी तो टीका पीका आ रहा, खत्म हो जाएगी 1-2 महीने में। एक देश में इससे भी बड़ी महामारी है भाजपा सरकार की। इस सरकार को भी टीके की ज़रूरत है। 2, एक 22 में लगेगा, 24 में। किसान तैयार कर रहा है, 21 के एंड तक तैयार हो जाएगा। किसान के लैब में टीका तैयार हो रहा। इनको टीके की ज़रूरत है, बीमार सरकार है। इन्हें ये सुरक्षित जब रहेगी जब टीका लग जाएगा 22 में और 24 में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप ये कह रहे हैं, सरकार को इस तरीके से आप बात कह रहे हैं, लेकिन ये संवैधानिक है? क्या लगता है आपको कि आप जो कर रहे हैं, जिस तरीके से आप एक रास्ता रोक कर बैठे हुए हैं और 6 महीने लगातार 6 महीने, चाहे महामारी आई, चाहे जाड़े आए, चाहे बरसात आई, आप यहाँ पर डटे हुए, क्यों डटे हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसे क्या बुरे हैं ये कानून? नहीं, काले कानून है, इसमें तो किसान मारा जाएगा। ये डेथ वारंट है किसान का, ये कानून। और यही बात आंदोलन की, ये 70 साल से ये आंदोलन तो कर रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और वहां पर बात करने के लिए। आप डटे रहें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अलीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कूड़ेदान में मिली वैक्सीन से भरी सिरिंज, वैक्सीन से भरी 29 सिरिंज कूड़ेदान में मिली है। एएनएम नेहा खान पर लगा सिरिंज फेंकने का आरोप। एएनएम नेहा खान ने आरोपों से किया इनकार। मामला सामने आने पर सीएमओ कमेटी की गठित जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम की कमेटी की गठित। जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है। तो अलीगढ़ की खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल सीएमओ ने कमेटी गठित की है। जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम की कमेटी गठित की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है। योगेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ अलीगढ़ से लाइव जुड़ रहे हैं। योगेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी एक बार तफसील से बताइए, अपडेट क्या है पूरी खबर पे? देखिए, यहाँ का एक सीएचसी पड़ता है जो कि जमालपुर में स्थित है। वहां पर एक स्वास्थ्य कर्मी है जिसका नाम है नेहा शर्मा, नेहा खान। तो नेहा खान ने सुबह 10 बजे से जब वहां पर जो कोविड की वैक्सीन लगानी चालू करी, तो जिस वक्त वो वैक्सीन लगा रही थी, वो मरीजों के यहाँ पर इंजेक्शन तो इंसर्ट कर रही थी, लेकिन बगैर उसको डोज डाले वो सारी की सारी वैक्सीन वो कूड़े के उसमें जो डस्टबिन था उसमें फेंक रही थी। इस बात पर कई अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने उसको टोका, भाई तुम ये कर क्या रही हो? तो उसका स्वास्थ्य कर्मियों से ये कहना था कि मेरा इस वक्त दिमाग खराब है, तुम मुझसे बात मत करो। तो इसी बात को लेकर के जो वहां पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी थे, उन्होंने जो सीएमओ से शिकायत करी। सीएमओ ने जब पूरे मामले की जांच कराई तो उसमें कम से कम 29 सिरिंज ऐसी थी कि जो इंजेक्ट मरीज के शरीर में की गई थी, लेकिन उसमें जो सीरम था या जो भी चीज थी वो डाली मरीज के शरीर में, वो पूरी की पूरी कूड़ेदान में पड़ी हुई। इसी बात को लेकर के जो सीएमओ है भानु प्रताप कल्याणी, उन्होंने यहाँ पर जांच बिठाई है और जांच बिठाने के बाद अब देखते हैं उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वैक्सीन की वैसे ही कमी चल रही है, मारामारी चल रही है। उसमें भी जब सरकार वैक्सीन का इंतजाम करती है तो ऐसे स्वास्थ्य कर्मी जो कि मतलब मेरे को उनका मकसद समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने वो सिरिंज बगैर आदमी के शरीर में इंजेक्ट करे जो उसमें फेंक दी। अब उसमें 2 वजह हो सकती है। एक वजह तो ये कि जो सिरिंज में जो इंजेक्शन लगाने वाला है उसके मतलब जो नियम है, नियम के हिसाब से तो वो वैक्सीन लग गई।
लेकिन बिल्कुल। जिस आदमी के साथ बिल्कुल कोरोना योगेंद्र, कहर बहुत में जो शुक्रिया भी कुछ तमाम हो रहा, जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो योगेंद्र हमारे संवाददाता बता रहे थे कि आखिर वहां पर हुआ क्या कुछ। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।